हाय दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों को आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि आप सभी लोगों को आपके टेट और सीटेट पैटर्न को देखते हुए पूरा संपूर्ण बाल विकास पढ़ाया जाएगा। तो बीच में कुछ हुए और गायब होने का कारण था कि यहाँ हम नहीं थे, दूर थे। तो एक बार पुनः आ गए हैं तो इसको कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो पिछले लेक्चर में जो हमारे कंप्लीट हुए थे वो कंप्लीट हमारा हो गया था, शिक्षा कंप्लीट हो गया था, यानी शिक्षा की उत्पत्ति कैसे हुई शब्द की। उसके बाद में हमने देखा था मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके क्रम को जाना था, ठीक है। उसके बाद में हमने जाना था संप्रदाय के विषय में, और पूरे 10 संप्रदाय हम पढ़ाए थे आप लोगों को। और 10 संप्रदाय के विषय में जो चीज़ें परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी, एक एक चीज़ को हमने विस्तृत बताया था। और आगे जो ये क्लास ले रहे हैं, ये क्लास हमारा रहेगा कि मनोविज्ञान की पढ़ने के लिए जो विधियां बनाई गई हैं वो अध्ययन विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, ठीक, ये हमारा यही अभी पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय को ना गंवाते हुए। और आप लोग देखिए तो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, ठीक। तो मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में जाएंगे तो सबसे पहले जानेंगे हम कि ये अध्ययन विधियां होती क्या हैं। विधियां तो बहुत हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अध्ययन विधियां। तो मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के विषय में ये जानेंगे हम कि वे विधियां जो प्राणी के व्यवहार, वे विधियां जो प्राणी के व्यवहार के अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके का अनुसरण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधियां। उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उन्हें करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विधियां, ठीक। क्लियर हुआ यहाँ से? उसके बाद में हम ये जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक विधियों को, यहाँ पर आपका एक स्टार लगा करके इस तरह से लिखिएगा कि मनोवैज्ञानिक विधियों को कितने 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो लिखवा दे रहे हैं हम, मनोवैज्ञानिक विधियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आएगा क्या? आत्मनिष्ठ विधि, ठीक।
इसी को आत्मनिष्ठ विधि भी कहते हैं और आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनिरीक्षण विधि भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है दूसरा आएगा वस्तुनिष्ठ विधि। क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक, तो आत्मनिष्ठ विधि एक होती है और दूसरी क्या होती है? वस्तुनिष्ठ विधि। अब आइए यहीं पर थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को, और हमें नहीं लगता है कि लिखाने की ज़रूरत है इसमें, लेकिन लिखवा दे रहे हैं इसको, हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, तो यहीं पे एडजस्ट कर देंगे हम। ठीक है, एक आत्मनिष्ठ विधि हो गई और एक दूसरा क्या था? वस्तुनिष्ठ विधि थी। क्या थी? वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक, वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक, और ये हो गया आत्मनिष्ठ। अब आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आत्मनिष्ठ विधि कहते किसे हैं। ठीक है ना, तो आत्मनिष्ठ विधि उस विधि को कहते हैं जब प्राणी स्वयं के व्यवहार के लिए क्या करता है? अध्ययन करता है, तो उसे क्या कहेंगे? आत्मनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि उस विधि को कहते हैं जब प्राणी स्वयं के व्यवहार को ना बल्कि दूसरों के व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं कि स्वयं के व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त होता। ठीक, स्वयं के व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त होता है, और स्वयं के व्यवहार का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम जब अपने अंदर की चीज़ों को, यानी हमारे व्यवहार में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उनका अध्ययन करके हम उसको संजो करके एक नई दिशा दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं, चाहे वो समाज के रूप में हमारा विद्यालय ही क्यों ना हो और चाहे वो समाज के रूप में हमारा एक बहुत बड़ा परिवेश ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर स्वयं के अध्ययन की बात की जाती है। दूसरे में देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधियाँ। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ, तो यह विधि दूसरों के व्यवहार के अध्ययन में प्रयुक्त होती है। ठीक, जिससे क्या होता है? दूसरों के व्यवहार, यानी दूसरे प्राणी कैसी व्यवहार कर रहे हैं और वह यह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ को जानने के लिए वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग किया जाता है, और जिससे उनके व्यवहार को हम समझ लेते हैं, यानी क्रियाकलाप को हम समझ लेते हैं, और जिससे क्या होता है? उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करने में ये क्या होती है? सहायक होती है। कौन सी विधि? वस्तुनिष्ठ विधि दूसरों के व्यवहार परिवर्तन में क्या होगी? सहायक होगी। और एक प्रश्न दूसरा आता है कि वस्तुनिष्ठ विधि किनके व्यवहार में परिवर्तन करने में सहायक होगी? तो वस्तुनिष्ठ विधि स्वयं के निजी के व्यवहार में परिवर्तन करने के में सहायक होगी, और इसमें जो अध्ययन किया जाएगा वो अध्ययन किया जाएगा आत्मनिष्ठ में स्वयं के व्यवहार का, और वस्तुनिष्ठ में अध्ययन किया जाएगा दूसरों के व्यवहार का। तो आइए हम जानते हैं आत्मनिष्ठ विधि के भी दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। तो यहीं पर हम इस चीज़ को जान लेते हैं। तो पहला पार्ट इसमें है, यहीं पर ये इस तरह से हम इसको जानेंगे का और खा के रूप में। ठीक, का के रूप में। तो का में इस चीज़ को दिखाएंगे हम कि इस
का अध्ययन करने के लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं, इसको उपविधि भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें आत्मगाथा, ठीक, आत्मगाथा विधि, आत्मगाथा विधि। और दूसरा क्या होता है, दूसरा यहाँ पर खा में हम देखेंगे तो खा में क्या होता है कि आत्मगाथा विधि पहले जानते हैं। आत्मगाथा विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं के विषय में क्या करता है, कुछ कहानियाँ लिखता है, जैसे डायरी। समझे बात को, डायरी क्या है, ये आत्मगाथा विधि ही है। ठीक, तो इसमें आदमी अपने जीवन के, दैनिक जीवन के लेवल पर वो कुछ लिखता रहता है, और वही क्या है, आत्मगाथा विधि है। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करेंगे, इसमें दूसरा है ये अंतरदर्शन विधि। ठीक है ना, अंतरदर्शन विधि, इससे लिखें अंतरदर्शन विधि, अंतरदर्शन विधि। ठीक, इसी को ही क्या कह देंगे हम, निरीक्षण विधि कह देंगे। और किसका निरीक्षण, अंतः निरीक्षण विधि कहेंगे इसको, अंतः निरीक्षण विधि भी कहेंगे। अंतरदर्शन विधि कहेंगे इसको, और इसको अंतः निरीक्षण विधि भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः निरीक्षण विधि भी कहेंगे। ठीक, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। तो अब हम जानते हैं इसमें आत्मगाथा विधि की, मैंने बताया कि डायरी जो आज समाज में बहुप्रचलित है, लगभग प्राणी, कुछ लोग अपने विषय में दैनिक जीवन क्रियाकलाप, अन्य चीज़ों को एक डायरी में सजो करके लिखते हैं, और वही बाद में जा कर के क्या होता है, जैसे जो ये फिल्म बनाते हैं ना बाबू, ये इसी चीज़ को बनाते हैं। ठीक है ना, कि वो उस पर ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, उसी पे निर्धारित हो। कई मूवी देखते होंगे ना कि वो क्या कहते हैं कि ये पूरा उसी के गाथा पे निर्भर था। और अंतरदर्शन विधि ये चीज़ होता है कि अंतरदर्शन विधि ये होता है कि व्यक्ति अपने अंतः, ठीक है ना, आंतरिक चीज़ें जो व्यवहार क्रियाकलाप कर रहा है ना, उसका वो एक एक पहलू का वो निरीक्षण करता है कि हमने ये क्रिया तो किया, लेकिन क्यों किया। ठीक है ना, तो क्यों किया, इस चीज़ों को वो किसमें देखता है, अंतरदर्शन विधि में। और इसके द्वारा वो क्या करता है, जब उसे अपनी कमियों को पता चलता है तो उसमें क्या परिवर्तन कर सकता है, सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है, सुधार कर सकता है। तो ये हो गए आत्मनिष्ठ विधि के। आत्मनिष्ठ विधि में दो पार्ट हैं, आत्मगाथा विधि या अंतरदर्शन विधि। ठीक है। दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि होता है। तो वस्तुनिष्ठ विधि में आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं, उसके बाद में हम बताते हैं। तो ये जो दूसरा विधि हमने बताया आपको कि वस्तुनिष्ठ विधि, इसमें भी कई पार्ट हैं। ठीक है ना, तो उसको आइए देखते हैं। उसमें क्या है कि वस्तुनिष्ठ विधि में, तो वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक। तो इसमें ये तो दूसरा टॉपिक था, मतलब उसका विधि का दूसरा वाला था। इसके अंदर भी कई है, ठीक है ना, उसको भी हम देखते हैं। तो ऐसे हम का के रूप में देखेंगे, ठीक है ना, का में देखेंगे। तो पहला होगा क्या, प्रेक्षण, ठीक है ना। दूसरा इसी में खा देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रेक्षण, उसके बाद में इसी में हम आगे मतलब देखेंगे साक्षात्कार विधि। क्या देखेंगे, साक्षात्कार, ठीक। व्यक्ति इतिहास विधि, उसके बाद में देखेंगे हम
प्रश्नावली विधि। फिर क्या देखेंगे? प्रयोगात्मक विधि। इसके बाद में क्या देखेंगे? इसी में प्रयोगात्मक विधि के बाद में है क्या? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, ठीक। उसके बाद में क्या देखेंगे? तुलनात्मक विधि हो गया हमारा। उसके बाद में बचता है, चलिए इसको पहले लिखते हैं हम यहाँ से, वरना छूट जाएगा। उसके बाद में इसी में आएगा मनोविश्लेषण विधि। मनो विश्लेषण विधि, ठीक। उसके बाद में इधर लिख दे रहे हैं हम च छ जा, सांख्यिकी आंकड़ा विधि, ठीक। और इसी में हम आगे देखेंगे तो उपचारात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि। और इसमें अंतिम जो है वो क्या है? वो क्या है? परीक्षण विधि, ठीक। मनोज्ञान परीक्षण विधि, यानी वैज्ञानिक परीक्षण विधि इसको भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे इसके भी कई टॉपिक हैं, तो अभी लिख दे रहे हैं, बाकी हम आपको एक एक करके समझाएंगे, ठीक है ना। तो अभी क्षमता परीक्षण, दूसरा बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक। और अभिवृत्ति परीक्षण, परीक्षण, ठीक। इसको इस तरह से कर लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं एक को। तो परीक्षण विधि की सबसे पहले वस्तुनिष्ठ विधि में हम परीक्षण विधि की बात करेंगे, तो जानेंगे परीक्षण विधि किसे कहते हैं, ठीक ना। तो परीक्षण विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि ऐसा देखना जिसमें मस्तिष्क क्या हो, सक्रिय हो, ठीक है ना। कि ऐसा देखना कि जिसमें क्या हो, मस्तिष्क सक्रिय हो, और ऐसी विधि को क्या कहेंगे, प्रेक्षण विधि कहेंगे, ठीक। दूसरे में आते हैं हम, तो मस्तिष्क किसमें लिख दे रहे हैं, मस्तिष्क सक्रिय, ठीक। मस्तिष्क सक्रिय, मस्तिष्क सक्रिय, ठीक। दूसरा है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि में इसमें क्या होता है कि इस व्यक्ति को सामने बैठा करके उससे उसके विषय में और कुछ अलग टाइप के प्रश्न पूछ करके क्या करेंगे, हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। किसके? उसके उस प्राणी के विषय में अध्ययन करेंगे। और कैसे? साक्षात्कार के माध्यम से करेंगे। उसे प्रश्न पूछेंगे, उसके विषय में पूछेंगे, कुछ उसको डाटा देंगे, उस पर विश्लेषण करने के लिए कहेंगे। तो ये क्या होता है, आमने सामने बैठ करके आप, जैसे आप देखे होंगे कि इंटरव्यू जानते हैं ना,
इंटरव्यू इसी में आएगा, किसमें? साक्षात्कार विधि में ही आएगा, इंटरव्यू इसी में आएगा। प्रयोगात्मक परीक्षा दिए होंगे आप लोग ना, तो प्रयोगात्मक परीक्षा में इसी चीज का प्रयोग किया जाता है कि जब आप लोग फाइल अपनी जमा करने जाते हैं, उसके बाद में गुरुजी क्या करते हैं, आपका वाइवा लेते हैं, ठीक है ना, तो वाइवा भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में व्यक्ति इतिहास विधि, यानी व्यक्ति के विषय में इतिहास, ठीक है ना, क्या इतिहास जो है उसको पढ़ करके, जैसे अगर आज हमें जानना होगा कि महाराणा प्रताप की जीवनी कैसी थी, तो हम उसे बाबू इतिहास के माध्यम से, जो हमारे लेखक हैं जिन्होंने लिख रखा है, उसको हम पढ़ करके ही महाराणा प्रताप के जान पाएंगे ना। और कोई विकल्प नहीं है कि महाराणा प्रताप कैसे थे, क्या थे, जो हमें लिखा साक्ष्य मिलेगा उसी को हम जानेंगे और उसी के आधार पर हम उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे और व्यवहार के अध्ययन पर ही कह पाएंगे कि महाराणा प्रताप एक बहुत ही शक्तिशाली पुरुष थे और उनके विषय में जो चीज़ें लिखी गई हैं तो उन सब चीज़ों को हम जानेंगे, समझे ना। तो किस विधि के अंतर जानेंगे हम? किसी भी व्यक्ति के, यहाँ महाराणा प्रताप भी हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हो सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं और उनके विषय में जब हम जानकारी पाएंगे तो अगर इतिहास के माध्यम से पाते हैं तो उसी को हम कहते हैं व्यक्ति इतिहास विधि, ठीक। दूसरी विधि है घ में है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का मतलब होता है बाबू कि उसको प्रश्न दिया जाए, ठीक है ना, प्रश्न दिया जाए और प्रश्न वो जो सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, हर बच्चा अलग उसी प्रश्न को अलग अलग टाइप से सॉल्व करेगा और जब वो सॉल्व करेगा उसी को अलग टाइप से तो उसमें क्या उसका खुद का, ठीक है ना, व्यक्तित्व नजर आएगा, उसकी लेखन कौशल शक्ति नजर आएगी, उसका क्या होगा, भाषा नजर आएगा, उसका विचार नजर आएगा और ये सब चीजें किसमें अध्ययन करेंगे हम और उसका जो उत्तर होगा वो कितना उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो इस माध्यम से भी व्यक्ति के, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसी को कहते हैं प्रश्नावली विधि। नंबर पे है अंगा में प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है कि हम किसी बच्चे को कोई कार्य दे दिए, ठीक है ना, कोई कार्य दिए और उससे हमने कहा कि तुम इसे एक प्रैक्टिकल फाइल के रूप में पूरा क्रमबद्ध तरीके से बना करके लेकर आओ, ठीक है ना, और उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया कि तुम इसको बना करके लेकर आओ और ये क्या है, इस पे प्रयोग करके, यानी कि तुम्हारे समझ से जो चीजें इसमें लग रही हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये है, उसके विषय में लिख करके लेकर आओ या फिर इसको बना करके लेकर आओ। तो ये किसमें, प्रयोगात्मक विधि में आएगा। और प्रयोगात्मक विधि में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इसमें यहां हम लिख दे रहे हैं। पहले क्या, प्रेक्षण, ठीक, उसमें हम देखेंगे कि प्रेक्षण मतलब उसका जो नजरिया है देखने का, समझ रहे बात को ना, वो कैसा है, यानी कि प्रेक्षण का जो नजरिया है वो कैसा है। और फिर क्या करेंगे, परीक्षण, परीक्षण बाबू, यानी उसका पहले तो हम देखेंगे कि बच्चे ने इन चीजों को चुना है ना, तो कोई कारण तो होगा ना। जैसे अगर एक बच्चा क्या है, वो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में कोई गुलाब का फूल लगा करके लेकर आएगा और दूसरा बच्चा गुड़हल के फूल को लेकर आएगा, तो दोनों में रंग के डिफरेंसेस है ना। तो ये बच्चे को हम पढ़ेंगे कि इसने क्या किया, चुनने में अपने व्यवहार कुशलता का प्रदर्शन किया है और ये किसमें आएगा, प्रेक्षण में आएगा। और जब हम इसी चीज को अध्ययन करेंगे तो किसमें आ जाएगा, परीक्षण में आ जाएगा, यानी इसको देखेंगे कितना सुंदर, कितना अच्छा है और उसको क्या करेंगे और अंतिम में आ जाएगा, हम पहुंच जाएंगे किस पे, निष्कर्ष पे, निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो ये चीजें उसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो उसके बाद में हम आते हैं तुलनात्मक विधि, ठीक बाबू, ये वाला इसी का पार्ट है प्रयोगात्मक का, ये तुलनात्मक वाला बताने जा रहे हैं। तो तुलनात्मक विधि उस मनोवैज्ञानिक विधि को कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रयोग तो किसी और पे किया गया हो, ठीक है ना, और तुलना किसी और के साथ किया जा रहा हो। जैसे जितने अभी तक
मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रयोग किस पर किया है? तो प्रयोग किया है पशुओं पर, पक्षियों पर प्रयोग किया, लेकिन वो उन पर प्रयोग करके और इस बात को ला करके मानव पे सिद्ध किए कि ऐसा ही व्यवहार मानव भी करेगा। ठीक है, तो इसमें तुलनात्मक विधि में क्या होगा कि वो चीजें निकल करके आएंगी कि दूसरे पे किया गया प्रयोग और ला करके, जैसे यहां पर पशुओं पर क्या थॉर्नडाइक महोदय ने किसे प्रयोग किया था? बिल्ली पे किया था ना। पावलोव महोदय ने किसे प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था ना। लेकिन उनका जो सिद्धांत था, थॉर्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत था, भूल एवं प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, तो वो ला करके फिर मानव पे दिए ना कि मानव क्या करेगा, किसी भी क्रिया को करने से बहुत बार भूल करेगा। ठीक है ना, तो वो सिद्धांत यहां ला करके प्रयोग किया। ऐसे पावलोव महोदय ने किया, ऐसे स्किनर महोदय ने किया। और तो ये जो तुलनात्मक विधि है उसी के अंतर्गत आएगी। समझे ना बात को, कि किसी पशु पे, पक्षी पे या अन्य किसी पे प्रयोग करके और ला करके उसे मानव पे प्रयोग करना, यानी उसके साथ तुलना करना कि वो ऐसा कर सकता था, तो ऐसा ही इसके व्यवहार में परिवर्तन और अध्ययन होगा। तो इसमें तुलनात्मक विधि में किया जाएगा। ठीक, बात समझ आ गई। फिर आता है मनोविश्लेषण विधि। मनोविश्लेषण विधि बाबू उस विधि को कहते हैं, यानी उस मनोवैज्ञानिक विधि को कहते हैं जिसमें क्या किया गया, मन के स्तर को, समझे ना, मन के स्तर के विश्लेषण करके उसके व्यवहार के अध्ययन का पता लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। और उसमें तीन चीजें आएंगी, एक चेतन मन, अर्धचेतन, ठीक, और एक अचेतन मन। आप समझिए हमारी बात को। चेतन मन किसे कहते हैं कि कोई चीज हमारे चैतन्य अवस्था में है, यानी उसे हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना बाबू, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं किसमें, चेतन मन में, तो हमें वो साफ साफ चीजें हमारे दिमाग में आ रही है और साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है कि यही चीजें ये हैं। और अर्धचेतन मन का मतलब होता है कि जैसे कोई पीछे बैठा हो, क्या पीछे बैठा हो, जैसे बच्चों का क्रम होता है ना कि बच्चे, अगर छोटे बच्चों को बैठाया जाए, फिर धीरे धीरे उससे बड़े, अंत में सबसे बड़े बच्चे को बैठाया जाए हाइट के हिसाब से। लेकिन अगर यही प्रक्रिया बच्चा बड़ा वाला अगर आगे बैठ जाए और छोटा बच्चा पीछे बैठ जाए, तो क्या गुरुजी को वो बच्चा दिखाई दे पाएगा? नहीं दिखाई दे पाएगा। और नहीं दिखाई देगा तो क्या गुरुजी उसके साथ है उचित संप्रेषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी है किसकी, तो यहां पर यही बात ये कह रहा है कि अर्धचेतन मन का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति तो है, व्यक्ति तो बैठा है, लेकिन क्या है, पीछे बैठा है, जो दिखाई नहीं दे पा रहा है, वो किसमें, अर्धचेतन मन में आएगा। ठीक है, उसके बाद में अचेतन मन में, जैसे अचेतन मन किसे कहते हैं? अचेतन मन उसको कहेंगे कि जिसमें कोई चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक, तो पढ़ा तो हमें तो याद है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे भूल जाता है। क्या होता है? भूल जाता है। और जब वो भूल जाता है तो वो, लेकिन अगर दोबारा आप उसको जब भी देखेंगे, ठीक है ना, अगर आपको उचित वातावरण दे दिया जाए या बता दिया जाए, तो वो फिर क्या होगा, वो फिर चैतन्य अवस्था में आ जाएगा। तो यानी कि कोई चीज प्रथम, मतलब सीखी गई वस्तु या सीखा गया ज्ञान वर्तमान में तुरंत नहीं याद है, लेकिन अगर उसे दिखाया जाए या बताया जाए तो पुनः याद हो जाएगा, यानी पुनः जागृत अवस्था में आ जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं, अचेतन मन में चीजें हैं। ठीक, उसके बाद में सांख्यिकी आंकड़ा विधि। ठीक है ना, सांख्यिकी आंकड़ा विधि, यह विधि होता है बाबू कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है, और मनोवैज्ञानिक विधि में यह चीजें कहता है कि व्यक्ति के जीवन के विषय में आंकड़ाओं, यानी सूचनाओं को एकत्रित करना, यानी सूचनाओं को एकत्रित करके उसके विषय में क्या क्या पता लगा लेंगे कि इसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन है। ठीक,
उसके बाद में आते हैं उपचारात्मक विधि। तो बाबू उपचारात्मक विधि करने से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक, तो निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं? तो निदानात्मक परीक्षण उसे कहते हैं बाबू जिसमें व्यक्ति के या प्राणी कह सकते हैं कि प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किस कारण से है। मेरी बात समझ पाए? किस कारण से है, उस कारण को ही पता लगाना क्या है? निदानात्मक परीक्षण। क्या है? निदानात्मक परीक्षण। और निदानात्मक परीक्षण में जब उसके कारण का पता चल जाता है तो क्या कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता किसमें? शल्य चिकित्सा में। ठीक है ना, इस तरह शल्य होगा, शल्य चिकित्सा में। ठीक, शल्य चिकित्सा में ये प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक, जैसे कोई बच्चा अगर वो मान लिया कि विद्यालय में पढ़ाई चल रही है, क्लास शुरू है, और एकाएक अध्यापक गुरुजी देखते हैं कि बच्चों का जो संख्या है वो लगातार घट रहा है। तो घट रहा है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि किन कारणों से घट रहा है। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी गए घर पे और पूछे तो पता चला कि ये तो महुआ का सीजन है और महुआ चू रहे हैं, और महुआ बच्चे बीनने चले जाते हैं। तो बच्चे बीन करके लौटेंगे 11 बजे। तो जब बच्चे 11 बजे लौटेंगे और गुरुजी की क्लास कितने बजे से? 8 बजे से है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे हो जाएंगे देर और बच्चे नहीं जाएंगे, तो क्रम तो घटना स्वाभाविक बात है। तो यही चीज है। तो अगर गुरुजी इसके क्रम को पता लगा ले, और गुरुजी ने ये चीज देखा कि बच्चे क्यों बीनने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं, एक गरीब फैमिली से हैं, और बच्चों को वो महुआ बीन करके और उसको बेच करके क्या मिल रहा है? रुपया मिल रहा है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उनकी गरीबी थी, और उन्हें क्या था, उन्हें जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो उनको भोजन नहीं मिल पाएगा समय से, या भोजन उचित भोजन पोषण नहीं मिल पाता है, तो उनके पोषण का इंतजाम किया जाए। तो ये क्या हुआ, उसके विषय में जाने, और जब इसको हम जान गए तो हम पहले निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि उसके कारणों को जानेंगे, और जब कारण हम जान जाते हैं उसके बाद में क्या करेंगे, उपचार करेंगे कि बच्चे को अगर यह समस्या है तो इस समस्याओं को क्या किया जाए, दूर किया जाए। यानी निदानात्मक परीक्षण के बाद में क्या किया जाता है, के बाद यहां लिख दे रहे हैं हम, के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, यानी उपचार किया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा लिखने की बात नहीं, प्रश्न पूछेगा तो डायरेक्ट यहीं से पूछेगा, या ऐसे यहां से ये चीज पूछेगा। अंदर हलेगा तो इतना हलेगा, बहुत ज्यादा अंदर हलेगा नहीं वो बाबू, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आप इसके विषय में क्या जान पा रहे हैं कि उपचारात्मक है क्या। तो आप अगर इसको जितने तरीके से मैं बता रहा हूं, इनको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ की बात करेंगे तो मनोविज्ञान परीक्षण विधि, यानी मनोविज्ञान में कुछ व्यक्ति परीक्षण विधियां हैं, जैसे अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता ये क्या है, मनोवैज्ञानिक शब्द है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो वो है हिंदी का शब्द है वो है कि क्षमता, ठीक है ना। वो ये कहता है कि उसमें क्षमता को पता करो। जब क्षमता पता चल जाएगी, यानी बालक में या प्राणी में या व्यक्ति कह सकते हैं, उसके क्षमता का परीक्षण करके उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, दूसरी है बुद्धि। बुद्धि मतलब होता है, यहां पे एक चीज बता दें कि बुद्धि जो है ये बहुत सी योग्यताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है बुद्धि। और बुद्धि जो होता है ये एक आनुवंशिक कारक होता है, ठीक है ना, और ये जो होता है यही सब कार्य करता है, ठीक है ना, लेकिन किसके आधार पे करता है। आप ज्ञान, जैसे उसको कह सकते हैं ज्ञान इसका क्या है, अस्त्र है, और प्रयोग कौन करेगा, बुद्धि करेगा। तो ये चीजें, तो यहां पर परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो परीक्षण में हम जानेंगे कि बुद्धि के परीक्षण, यानी बुद्धि की परीक्षण के लिए तो इसमें बहुत सारे स्केल बनाए गए हैं, उनके माध्यम से प्रयोग किए गए। लेकिन उन स्कूलों को जो हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। अभी इतने जानिए कि बुद्धि की परीक्षण को पता लगा करके, यानी बुद्धि का परीक्षण कर करके,
ठीक है ना, उसके हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे। और जिन परीक्षणों के द्वारा बुद्धि परीक्षण के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो मनोवैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत आते हैं। रुचि, बच्चे का रुचि क्या है, ठीक, वो रुचि किस में रखता है, उसके अनुसार अगर हम उसका परीक्षण कर लें कि तो हम उसके व्यवहार में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। यानी बच्चा अगर कोई आप टॉपिक गुरुजी पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा उसमें रुचि ही नहीं ले रहा है, अब कितने बड़े भी गुरुजी हों, कितना बढ़िया पढ़ा रहे हों, मतलब है नहीं, मतलब है वहाँ पर वो बेकार है उसके लिए। यानी बच्चों की, और ये बच्चों की जो रुचियाँ होती है ना, ये समय समय पे बदलती रहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर वो गणित में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो नहीं लेगा, लेकिन जब वो उस हिसाब से अनुकूलन स्थिति पैदा कर दी जाएगी तो बच्चा स्वयं लेगा। और इसी चीज़ को, रुचि को ध्यान में रख करके जो रुचि का परीक्षण किया जाता है, इसके माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन वो रुचि परीक्षण के अंतर्गत आता है। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी, इसका अंग्रेजी है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से क्या करेंगे, उसमें हम उसके व्यक्तित्व को जानेंगे। और जब व्यक्तित्व को हम समझ पाएंगे तो उसमें क्या कर पाएंगे, हम परिवर्तन, मतलब उसके व्यवहार में, ठीक है, अध्ययन विधियां जो प्रयोग की जाती हैं उसमें हम प्रयोग कर पाएंगे। यही बातें हैं अभिवृत्ति परीक्षण में है। अभिवृत्ति में ही हम उस चीज़ को देख पाएंगे कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। उसके बाद में एक हमारा इसी में छूट रहा है विकास, ठीक है ना, विकास कहीं लिखवाए नहीं है ना, नहीं लिखवाए विकास को, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और विकास हम बता दे रहे हैं कि विकास के आधार पर परीक्षण, ठीक है ना, उसको बता दें, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताएंगे, ठीक है ना, तो उसको बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इसको कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। उसके बाद में फिर हम ठीक, तो यहाँ तक था, तो टा के रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं। विकास की अवस्थाओं को क्रम में बांटकर ठीक। अब विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो विकास की अवस्थाओं को बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत तरीके से बांटा, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त है वो ये है कि इसका क्रम है। तो पहला आएगा किसमें, शैशवावस्था। क्या आएगा, शैशवावस्था। और इसका जो उम्र दिया है ये 0 से 2 वर्ष दिया, ठीक। उसके बाद में आएगा दूसरा पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्या, ठीक। तो ये कितना आएगा, 2 से 6 वर्ष। तीसरा इसमें आएगा बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था का उम्र जो दिया है वो 6 से 12 वर्ष दिया है। और चौथा आएगा इसमें किशोरावस्था, तो किशोरावस्था का दिया है 12 से 18 वर्ष, ठीक। अब इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। अब इसको तो पढ़ाएंगे, जब अवस्था पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तृत बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसलिए बता दे रहे हैं कि विकास के अवस्थाओं का यदि हम क्रम जान लेंगे तो उसके व्यवहार, क्रम जान लेंगे और उसके विषय में विशेषताएं जान लेंगे, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम सही और सटीक तरीके से क्या कर पाएंगे,
हम भविष्यवाणी कर पाएंगे और जान पाएंगे, ठीक है ना। यहीं पर एक टॉपिक स्किनर महोदय ने लिख दिया था, उसको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। स्किनर का था कि स्किनर महोदय ने लिखा था कि मन कुछ माइंड से ये फिसल रहा है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान है। वो इसी आधार पे कहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इन्हीं सब चीज़ों को देखे थे, उसके बाद में उन्होंने कहते मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान है, ठीक है। ये कौन कहे थे? स्किनर महोदय ने कहा था। और तो शैशवावस्था के विषय में थोड़ा सा बता दें कि शैशवावस्था को और पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सब के विषय में यदि हम जानेंगे सही से तो क्या कर पाएंगे हम, उसके व्यवहार में किस समय क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी बच्चा जो भी पैदा हुआ है वो किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, कौन कौन से उसमें व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं, हम इसको जानेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन है, कौन कौन सी नवीन योग्यताएं जन्म ले रही हैं, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ें विलुप्त भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें नई जब योग्यताएं जन्म लेती हैं तो कुछ पुरानी योग्यताएं विलुप्त भी हो जाती हैं, बात समझ पाई। उसके बाद में बाल्यावस्था में ये चीज़ें हैं और किशोरावस्था में। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है कि इन सब विधियां हैं कि इन विधियों के माध्यम से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में कैसा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके, बात समझ में आए। इसके बाद में तो इसको अब यहीं तक रहने दें क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको आप लोगों को पढ़ाएंगे और बताएंगे भी। और चलिए, तो अब अभी तक के लिए आप सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और कृपया अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे हमें एक एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले। देखिए, हमें आपसे बदले में सिर्फ एनर्जी और ऊर्जा ही मिल पा रही है, ठीक है ना। और वही चीज़ें क्या हैं हमारे लिए, क्या हैं, प्रेरक शक्ति का काम कर रही हैं। तो आप लोग इसका काम करिए और बाकी अपना काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी अगर कहीं आप लोग को कोई चीज़ सुझाव के रूप में देना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। अगर कहीं त्रुटियाँ हैं तो त्रुटियाँ भी बताएंगे, हम उसे प्रयास करेंगे कि उसे दूर किया जाए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।